तो हम लोग पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य और मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों की विजय कैसे होती है। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है, इसमें 3 से 4 लेक्चर होंगे। तो एक लेक्चर इसका हो, एक या दूसरा 2 लेक्चर हो चुके हैं मराठा पर। तो यहाँ पर हम पूरा मराठा पढ़ेंगे, है ना। मराठा साम्राज्य का जन्म कैसे हुआ वो मैं पूरा कवर करूंगा, और इसके बाद फिर मराठों का जो साम्राज्य था छत्रपतियों के साथ कैसा रहा और फिर पेशवाओं के साथ कैसा रहा, और इसके बाद फिर अंग्रेज मराठा साम्राज्य को कैसे निगल जाते हैं। तो ये एक लंबा टॉपिक है और इसको कवर करने के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने, यानी लेक्चर नंबर 2 था वो मराठों पर, तो उसमें हमने कवर कर लिया था, मराठा प्रशासन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, तो केंद्रीय प्रशासन हम लोगों ने पढ़ा था। तो केंद्रीय प्रशासन में देखिए, जो प्रशासन होता है आज की डेट में हम लोग देखें तो केंद्रीय और प्रांतीय 2 होते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, ब्लॉक लेवल पर भी होता है और गांव के स्तर पर होता है। तो ऐसा इतिहास में एंशिएंट में भी है, मेडाइवल में भी इसी तरीके का प्रशासन था, और मॉडर्न में भी, और आज तो है ही। तो मराठा प्रशासन में हमने आपको केंद्रीय प्रशासन पढ़ाया था, केंद्रीय प्रशासन की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया था शिवाजी का जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें अष्ट प्रधान का बहुत बड़ा रोल था। अष्ट प्रधान में कौन कौन शामिल थे, है ना, कौन कौन लोग अष्ट प्रधान के मेंबर होते थे। तो अष्ट प्रधान में हमने आपको बताया था पेशवा सबसे प्रमुख मेंबर होता था। तो वो मैंने आपको बता दिया था। पेशवा एक्चुअल में छत्रपति का क्या होता था, पेशवा छत्रपति का प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पद होता था वहां पर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज प्रांतीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन हम लोग देख चुके थे। तो मराठों का प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन है ना, जो प्रोविंशियल लेवल पर जो इनका प्रशासन चल रहा था। तो शिवाजी ने, या जो मराठा छत्रपति होता था, उन्होंने अपने साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से उसे कई भागों में डिवाइड कर रखा था। तो जैसे इन्होंने अपने साम्राज्य को प्रांत में डिवाइड किया, है ना। तो जो मराठा साम्राज्य था, मराठा एम्पायर, इसको इन्होंने किस में डिवाइड किया, प्रांत में डिवाइड किया। और प्रांत को सर सूबा कहा जाता था। तो जो मराठा साम्राज्य था उसमें प्रांत को क्या बोलते थे, सर सूबा, ठीक। और जो मुगल साम्राज्य था उसको, उसमें प्रांत को क्या कहते थे, सूबा कहते थे, है ना। तो यहाँ पर आज ज्यादा लोग लाइव नहीं है, या तो शायद उन्हें नहीं पता था, कोई नहीं। और फिर प्रांत को डिवाइड किया था इन्होंने महाल में। किसमें डिवाइड किया था, महाल, ठीक है। महाल को आप समझ सकते हैं मंडल, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने महाल को तर्क में डिवाइड किया था। महाल को किसमें डिवाइड किया था, तर्क में। और तर्क को किसमें डिवाइड किया गया था, गांव में, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरे साम्राज्य का हेड कौन होता था, छत्रपति, है ना। इसका साम्राज्य का प्रमुख कौन होता था, छत्रपति, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया है, छत्रपति। और फिर जो प्रांत होता था जिसको सर सूबा कहा जाता था, प्रांत का हेड कौन होता था, प्रांत का हेड होता था सर ए कारकुन, या सर सूबेदार, क्या बोलते थे उसको, सर सूबेदार। सर सूबेदार यहाँ का हेड होता था, सर सूबेदार। जैसे आज हमारे प्रांत में कौन होता है, गवर्नर होता है ना, राज्यपाल, वैसे वहां पर सर सूबेदार होता था। तो आज से थोड़ी सी आप तुलना कर लोगे आज के संबंध में। और जो महाल होता था, महाल का हेड कौन होता था, सर हवलदार। कौन होता था प्रमुख अधिकारी, सर हवलदार, सर हवलदार, ठीक है। ये यहाँ का महाल का प्रमुख होता था, प्रमुख अधिकारी होता था यहाँ का। तो महाल का शासन कौन देखता था, सर हवलदार। इसी प्रकार जो तर्फ होता था, तर्फ का हेड कौन होता था, तो तर्फ का प्रमुख अधिकारी होता था हवलदार। कौन होता था, हवलदार। इसका जो प्रमुख होता था वो हवलदार होता था, हवलदार। और जो गांव का प्रमुख होता था वो पाटिल या पटेल होता था। कौन होता था,
पटेल या पाटिल, पटेल या पाटिल यहाँ का प्रमुख होता था, पटेल या पाटिल। ओके, तो बस यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मराठा प्रशासन में गांव का प्रमुख कौन होता था, पाटिल या पटेल होता था। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, बाकी चीजें ज्यादा हमारे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था हमारा मराठों का प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मराठों का जो राजस्व प्रशासन था। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और हम यहाँ पर बता देते हैं, जो शिवाजी थे अपने राज्य को स्वराज बोलते थे। शिवाजी अपने साम्राज्य को क्या बोलते थे, शिवाजी शिवाजी अपने साम्राज्य को अपने साम्राज्य को स्वराज बोलते थे। क्या बोलते थे, स्वराज। तो स्वराज क्या था, ये शिवाजी का साम्राज्य था। ठीक है, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और शिवाजी के साम्राज्य में 4 प्रांत थे, प्रांतों की संख्या कितनी थी, 4। तो शिवाजी के साम्राज्य में 4 प्रांत थे। वो 4 प्रांत कौन कौन थे, 4 प्रांत कौन कौन थे शिवाजी के साम्राज्य में, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। तो 4 प्रांत कौन कौन थे, देखो, एक था उत्तरी प्रांत, एक था दक्षिणी प्रांत, एक था दक्षिण पूर्वी प्रांत और एक था दक्षिण पश्चिमी प्रांत। ये 4 प्रांत थे शिवाजी के, है ना, 1 2 3 4। ये 4 प्रांत शिवाजी के साम्राज्य में थे। इसका मतलब शिवाजी का साम्राज्य टोटल 4 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक, अब आप देखिएगा शिवाजी का जो हम लोग भू राजस्व व्यवस्था है उसको हम लोग देखते हैं। शिवाजी का जो रेवेन्यू सिस्टम था, तो इतना बड़ा साम्राज्य जो था उसको चलाने के लिए कोई रेवेन्यू की जरूरत पड़ती होगी। तो रेवेन्यू, जैसे आज हमारी जो सरकार है, तो जो प्रशासन चलाया जाता है उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, रेवेन्यू के लिए। तो इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनका जो शिवाजी का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसको बोलते हैं भू राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन, है ना। तो राजस्व प्रशासन, तो जैसे आज हम लोग बात करें, हमारी जो भारत सरकार है इसके लिए राजस्व कहाँ से आता है, मतलब सरकार कहीं कोई काम तो करने जाती नहीं है, तो ये विभिन्न टैक्सेस लगाती है। तो सरकार की जो इनकम का साधन होता है, डिफरेंट प्रकार के टैक्सेस होते हैं। तो इसी प्रकार जो शिवाजी की सरकार थी, शिवाजी का साम्राज्य था, यहाँ पर कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे। तो इसमें जो इनकी भू राजस्व व्यवस्था थी, इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था, ये मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। ये मलिक अंबर कौन था, ये दक्षिण भारत में जो अहमदनगर था, दक्षिण भारत में अहमदनगर, तो अहमदनगर का वजीर था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर ने जो अहमदनगर में भू राजस्व व्यवस्था बना रखी थी, वही भू राजस्व व्यवस्था शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था का आधार बनता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। तो मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था आधारित थी, भू राजस्व व्यवस्था आधारित थी। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मलिक अंबर कौन था, ये अहमदनगर का वजीर था साउथ में, तो उस पर आधारित थी शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत आसानी से आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से भी पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया था और पूछता रहता ही है और आएगा भी। ठीक, दूसरा, शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि की विस्तृत माप करवाई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो शिवाजी ने
अन्नाजी दत्तो, इनका नाम याद रखिएगा, अन्नाजी दत्तो। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के अधीन भूमि की विस्तृत माप करवाई थी। ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, करवाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि शिवाजी के साम्राज्य की जो भूमि थी, लैंड थी, तो उसकी इन्होंने माप करवाई थी, उसका मतलब उसका मेजरमेंट करवाया था। तो किसके नेतृत्व में मेजरमेंट करवाया था? तो अन्नाजी दत्तो को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। तो भूमि की माप क्यों करवा रहे थे? तो पहले तो ये पता चले कि कितनी लैंड है, और फिर उस लैंड में कितना प्रोडक्शन होगा, कितना उत्पादन होगा, और फिर उसी के आधार पर वहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये वहां पर इन्होंने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसके नेतृत्व में भूमि की माप करवाई थी, तो वो है अन्नाजी दत्तो। याद रखिएगा, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, माप का आधार क्या था? जरीब था, जरीब। तो माप का आधार क्या होता था शिवाजी के साम्राज्य में? जरीब। तो इससे माप करवाई जाती थी, और जिसे काठी भी कहा जाता था। इस जरीब को क्या बोलते थे? इसे काठी भी कहते थे। तो इससे माप करवाई जाती थी। ओके, तो इसमें इस माप करवाने के बाद फिर उपज के आधार पर भूमि को, लैंड को कई कैटेगरी में डिवाइड किया है इन्होंने। ठीक है, तो पहले क्या किया इन्होंने? भूमि की माप करवाई। किसके नेतृत्व में? अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में, इनको जिम्मेदारी दी। इसके बाद फिर किस भूमि में कितना उत्पादन होता है, किस भूमि की कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो आप देखिएगा कि कुछ भूमि बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, जिसमें बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी मिट्टी, और फिर कुछ ऐसी भी होगी जो कम उपजाऊ होगी, फिर कुछ ऐसी होगी जो बहुत कम उपजाऊ होगी। तो इन्होंने भूमि की उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, तो भूमि की क्वालिटी के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर भूमि को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम, मध्यम और निम्न, ये इन्होंने भूमि की 3 कैटेगरी बनाई। तो जो उत्तम भूमि होगी, जो बेस्ट क्वालिटी की भूमि होगी, उसमें उत्पादन ज्यादा होता होगा, मध्यम वाली में थोड़ा सा उत्पादन कम होगा, और निम्न क्वालिटी की जो भूमि होगी उसमें उत्पादन और कम होगा। तो इसी के आधार पर इन्होंने ये माना कि उत्तम भूमि में उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां से हमें टैक्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मध्यम वाली में उत्पादन थोड़ा कम होगा, तो इसलिए वहां से टैक्स थोड़ा कम मिलेगा। तो इसका फायदा क्या होगा? जैसे मान लो इन्होंने जो भूमि से जो राजस्व वसूला था, वो 1/3 वसूला था। कितना वसूला था? 1/3। किसका? उत्पादन का। तो जितना उत्पादन होता था उसका 1/3 कौन लेता था? शिवाजी लेते थे। जितना उत्पादन होता था उसका 1/3 कौन लेता था? शिवाजी लेते थे। ठीक है, तो अब देखिएगा कि जो उत्तम भूमि है ना, और मध्यम भूमि, निम्न भूमि है, तो इसमें उत्पादन ज्यादा होगा तो इसका 1/3 ज्यादा बनेगा। मध्यम भूमि में उत्पादन थोड़ा कम होगा तो उसका 1/3 कम बनेगा, और निम्न भूमि में उत्पादन सबसे कम होगा, इसलिए निम्न भूमि से जो 1/3 निकाला जाएगा वो सबसे कम होगा। इसका मतलब शिवाजी को जो अच्छी भूमि थी वहां से टैक्स ज्यादा मिलता था, मध्यम वाली से थोड़ा कम मिलता था, और निम्न वाली से थोड़ा और कम मिलता था। ठीक है, तो ये काफी वैज्ञानिक तरीका था इनका भू राजस्व वसूलने का। तो शिवाजी की आय का एक महत्वपूर्ण साधन क्या था? भू राजस्व। ठीक है, और ये कितना भू राजस्व वसूलते थे? उत्पादन का 1/3। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में शिवाजी ने थोड़ा सा ये जो दर थी इसको बढ़ा दी थी, इसको बढ़ाकर 2/5 भाग कर दिया था। 2/5 भाग कर दिया था, ये इतना वसूलने लगे थे। लेकिन जनरली कितना लेते थे? 1/3 वसूली करते थे शिवाजी। ये राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन था, भू राजस्व। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी।
शिवाजी ने इसको थोड़ा सा बढ़ा क्यों दिया था? बढ़ा इसलिए दिया था, इन्होंने जो और छोटे-छोटे चुंगी वगैरह जो टोल टैक्स थे वो बंद कर दिए थे। तो जो छोटे-छोटे कर शिवाजी ने वसूलना बंद कर दिया था, चुंगी वगैरह, टोल टैक्स। तो थोड़ा-सा इन्होंने भू राजस्व को थोड़ा-सा बढ़ा दिया था। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद ये जो बंजर भूमि भी होती थी, है ना? देखिए, उत्तम, मध्यम और निम्न, ये तो भूमि प्रमुख है। इसके अलावा कुछ भूमि ऐसी होती थी जो बंजर होती थी, मतलब बंजर भूमि जिसमें उत्पादन कुछ होता नहीं था। तो उत्पादन होता नहीं था, इसलिए बंजर भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने बंजर भूमि पर कोई टैक्स नहीं वसूला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर बंजर भूमि में जब कुछ उत्पादन होगा ही नहीं तो टैक्स क्यों लिया जाएगा? बात सही है आपकी, लेकिन कुछ ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने बंजर भूमि पर भी टैक्स लिया है। ठीक है, तो शिवाजी का जो टैक्सेशन सिस्टम है, यहाँ पर जो भू राजस्व है वो काफी वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने इसको लागू किया। अब जो कर की वसूली का आधार था वो रैयतवाड़ी पर आधारित था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कर की वसूली का आधार रैयतवाड़ी था। कर की वसूली का आधार रैयतवाड़ी, आधार रैयतवाड़ी था। अब ये रैयतवाड़ी क्या है, इसको आप देखिए। कर की वसूली का आधार रैयतवाड़ी था। एक्चुअल में जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये अंग्रेज लेकर आए हैं। अंग्रेजों ने इसको भारत में बड़े पैमाने पर शुरू किया था। तो जो अंग्रेजों की रैयतवाड़ी सिस्टम थी, वैसे ही कुछ फीचर यहाँ पर शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में दिखते हैं। रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता है पीजेंट, यानी किसान। तो किसान अपने खेत में कृषि कार्य करते हैं और जो उत्पादन होता है उसका 1/3 डायरेक्ट सरकार को देते हैं, यानी सरकार डायरेक्ट किसानों अर्थात रैयत से कर वसूलती है। तो डायरेक्ट जब रैयत यानी किसान से कर वसूला जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है, तो उसको कहते हैं रैयतवाड़ी। तो जो शिवाजी का कर वसूली का आधार था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी का मतलब क्या, हमने आपको बताया कि जब सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया ना हो, सीधे किसान से टैक्स की वसूली करे सरकार, तो उस व्यवस्था को कहते हैं रैयतवाड़ी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पर ये टैक्स की वसूली करते थे। लेकिन शिवाजी जो जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था चल रही थी, जमींदार एक्चुअल में बीच में बिचौलिया के रूप में होता है। तो ये जमींदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए शिवाजी। जहां पर जमींदारी चल रही थी वो चल रही थी। तो जमींदारी को देशमुखी बोला जाता था। महाराष्ट्र में जमींदारी को क्या बोलते थे? देशमुखी। तो देशमुखी या जमींदारी, जमींदारी जो व्यवस्था थी उसको देशमुखी भी कहते हैं। इस व्यवस्था को शिवाजी समाप्त नहीं कर पाए। ठीक है, और ना ही ये अधिकारियों को जागीरें देना बंद कर पाए। ठीक है, ये शिवाजी अधिकारियों को जागीर भी देते थे। जागीर, जागीर अधिकारियों को देते थे, जागीर अधिकारियों को देते थे, अधिकारियों को देते थे। तो ये जो जागीर होती थी इसको मोकास बोला जाता था। क्या बोला था? मोकास, मोकास या मोकासा। ठीक है, तो शिवाजी जो मोकास व्यवस्था थी, ध्यान से समझना, शिवाजी जो मोकास व्यवस्था थी उसको ये खत्म नहीं कर पाए, है ना। मोकास देते रहे, जागीर देते रहे। ध्यान से समझना, जो अधिकारी थे उनको वेतन के बदले लैंड दे दिया जाता था, मतलब भूमि दे दी जाती थी, उसको कहते थे जागीर या मोकास। ठीक है, तो जिसको जागीर दी जाती थी वो उस लैंड का मालिक हो जाता था और फिर वो किसानों से उस पर कृषि कार्य करवाता था, तो वो बिचौलिया के रूप में हो जाता था। तो जो जागीर जमींदार होते थे वो बिचौलिया के रूप में होते थे। तो हालांकि जो जमींदारी व्यवस्था या देशमुखी व्यवस्था थी उसको शिवाजी बंद नहीं कर पाए। ठीक है, और ये अधिकारियों को जागीर देते भी रहे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इनकी भू राजस्व व्यवस्था जो कर की वसूली थी वो किस व्यवस्था पर आधारित थी? वो रैयतवाड़ी पर आधारित थी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज जो लोग भी क्लास में हैं वो इतना बताएं कि ये जो अभी भी हमने आपको बताया है ये आपको समझ में आया? शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था आपको समझ में आई? यस सर, यस सर। ओके,
और भी हैं जो लोग क्लास में, पारुल है, शोभित है। समझ में कि आपको भू राजस्व व्यवस्था। ओके, चलिए देख लीजिएगा क्लास को, और अगर आपको शायद कुछ लोग लेट आए होंगे क्लास में, तो उसको आप दोबारा देखिएगा रिकॉर्डिंग। तो अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक। तो ये थी इनकी भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। अब तो जैसे मोकास ये शब्द पूछे जाते हैं, मोकास क्या होता था? तो मोकास एक्चुअल में एक जागीर होती थी, और जागीर क्या होती थी? भूमि का टुकड़ा। तो जागीर भी दी जाती थी अधिकारियों को वेतन के बदले में, ठीक है। इसको महाराष्ट्र में क्या बोलते थे? जागीर को मोकास बोलते थे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो शिवाजी जो लैंड वितरण करते थे, यानी जागीरें देते थे अधिकारियों को, तो वो जो व्यवस्था चल रही थी उसे रोक नहीं पाए, और ना ही वो जमींदारी या देशमुखी को रोक पाए। लेकिन कोशिश उनकी यही होती थी कि कर की वसूली डायरेक्ट रैयत या किसानों से की जाए, इसीलिए इसको रैयतवाड़ी भी बोलते हैं। तो शिवाजी की जो कर वसूली का आधार था वो क्या था? रैयतवाड़ी था, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं मराठों की या शिवाजी की। जो अन्य रेवेन्यू के स्रोत थे वो क्या थे? ये प्रमुख स्रोत तो भू राजस्व था। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि मध्यकाल में या प्राचीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था, तो आप आंसर लगाओगे भूमि कर, भू राजस्व। सबसे बड़ा इनकम का स्रोत वही था। लेकिन कुछ अन्य कर भी होते हैं, आय के कुछ अन्य साधन भी होते हैं। तो अन्य साधनों में, अन्य राजस्व में, तो अन्य राजस्व यानी रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू मतलब इनकम। तो इनकम के कुछ और भी साधन थे, उनमें से चौथ और सरदेश मुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथ, ये अभी पीसेस में 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। चौथ, ये चौथ क्या होता है? तो चौथ देखिए क्या होता है, इसको चौथ बोलते क्यों है? ये उत्पादन का 1/4 हिस्सा लिया जाता था, तो इसलिए इसको चौथ बोलते हैं। तो ये कितना लिया जाता था? उत्पादन का 1/4 इतना लिया जाता था, इसलिए इसको चौथ बोलते थे, ठीक है। उत्पादन का 1/4 लिया जाता था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? चौथ बोलते थे। और ये लिया किससे जाता था, किससे वसूली की जाती थी, ये भी यहाँ पर जानने की जरूरत है। तो ये किससे वसूली की जाती थी? तो देखो ये क्या करते थे, मराठे यानी शिवाजी या शिवाजी के और भी जो उत्तराधिकारी है, ये क्या करते थे कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करते थे, और जैसे ही पड़ोसी राज्य हार जाता था, तो उसको इस बात की गारंटी देकर उसे छोड़ देते थे कि अब तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा, और लेकिन तुम्हें 1/4 देना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे यहाँ पैदा होगा उसका 1/4 तुम हमें देते रहोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। और जिस दिन तुम ये 1/4 देना हमें बंद कर दोगे, उस दिन हम फिर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। अर्थात ये गारंटी थी कि हम तुम्हें दोबारा अब लूटेंगे नहीं, जब तक तुम हमें चौथ देते रहोगे, ठीक है। तो मराठे बेसिकली ये चौथ किससे वसूलते थे? जिन पड़ोसी शक्तियों को ये पराजित कर देते थे, उनसे चौथ की वसूली करते थे। तो मराठा साम्राज्य की इनकम का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा था चौथ। बात आपको समझ में आ गई? तो ये पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। मैं इस पे कुछ पॉइंट लिख देता हूं। ये पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था, राज्यों से वसूला जाता था, ठीक है। पड़ोसी राज्यों से ये वसूला जाता था, और ये इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन दिया जाता था, है ना। इस कर के बदले, इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को
पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन दिया जाता था। आश्वासन दिया जाता था। बात आपको समझ में आ गई? मतलब अगर आप चौथ देते रहोगे उत्पादन का 1/4, तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और ना हम तुम्हें लूटेंगे। ठीक है। और ये चौथ किससे वसूलते थे? पड़ोसी राज्यों से। कौन से पड़ोसी राज्यों से वसूलते थे? जिन पड़ोसी राज्यों को ये पराजित कर देते थे। ठीक है। तो यहां पर एक शब्द यूज किया गया, लूटपाट। तो क्या मराठे लुटेरे थे? तो पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि मराठों के लिए ये शब्द क्यों यूज किया जाता है कि क्या मराठे लुटेरे थे। तो बेसिकली देखिए, लुटेरे नहीं थे, लेकिन लुटेरा शब्द यूज किया जाता है कोई भी शासक जब पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करता है तो वहां से जितना भी धन प्राप्त होता है वो सब ले आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत लूटता था। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता था तो जो लूट का माल सेना लाती थी, ठीक है, उसका बंटवारा कर लेता था। उसको खुम्स बोलते थे। खुम्स, जजिया, जकात, खुम्स और खराज, ये 4 कर होते थे शरीयत में जिनका वर्णन है। तो खुम्स जो होता था वो लूट का माल होता था। तो कोई भी शासक होता था जब पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करता था तो वहां से जो भी धन दौलत मिलती थी उसको ले आते थे। तो उसे लूट का ही माल तो बोलेंगे। तो शिवाजी कोई नया काम थोड़ी ना कर रहे थे। तो शिवाजी भी अगर अटैक करते थे तो जो भी मिलता था ले आते थे, है ना। तो कहते कि हम तुम्हें लूटेंगे नहीं, है ना, अगर तुम चौथ देते रहोगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी लोग क्लास में हैं, वो जो लोग, क्या जितने लोग क्लास में हैं फटाफट बताएं। वॉइस चैटिंग मैंने ओपन किया हुआ है। ये चौथ समझ में आया? जल्दी बोलो। जितने भी लोग लाइव है, मैं देख रहा हूँ कौन कौन है। वॉइस चैटिंग। यस सर। ओके ओके ओके। तो ये क्वेश्चन पीछे से पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आपको चौथ समझा चुके हैं, अब हम आपको सरदेश मुखी समझाएंगे। ठीक है। अब आपको हम सरदेश मुखी समझाने जा रहे हैं। पर मिनट, इसको मैं माइक्रोफोन सेट कर दूं। तो अब हम लोग बात करेंगे सरदेश मुखी की। तो ये क्वेश्चन पीसेस में पूछा गया था, चौथ वाला। सरदेश मुखी भी इंपॉर्टेंट है। तो मराठों की इनकम के ये अन्य साधन है चौथ। अब हम बात करेंगे सरदेश मुखी। सरदेश मुखी आप कह रहे हैं मतलब ये है कि जब मराठे किसी से चौथ वसूलते हैं तो जिससे चौथ वसूलते हैं वहां पर मराठों का प्रभुत्व हो जाता है। तो जिस पर प्रभुत्व होगा वही चौथ देगा, जिस पर प्रभुत्व नहीं होगा वो चौथ नहीं देगा। अब सरदेश मुखी क्या है? सरदेश मुखी ये कितना लिया जाता था? ये आय का 10% लिया जाता था, या 1/10। ये कितना लिया जाता था? इनकम का 10%। इनकम का कितना? 10%। या इसको 1/10 भाग भी बोला जाता था। ये सरदेश मुखी ली जाती थी। ठीक। इसमें क्या होता था? शिवाजी जो सरदेश मुखी वसूलते थे वो क्या बोलते थे? शिवाजी कहते हैं कि हम वंशानुगत देशमुख हैं। शिवाजी क्या बोलते थे? हम देश के वंशानुगत देशमुख हैं। देशमुख हैं और हम मतलब देशमुख हैं और हम लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। और हम लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। और हम, ध्यान से समझिएगा, और हम लोगों के हितों की रक्षा करते हैं, की रक्षा करते हैं। इसलिए इसलिए हमारा हक है कि
हम लोगों से उनकी आय का 10% वसूलें। इस लाइन को आप पढ़िए, इस लाइन को आप समझिए। ओके, इस लाइन को आप समझिए जो मैंने यहां पर लिखा है। शिवाजी कहते हैं, चूंकि हम देश के वंशानुगत देशमुख हैं और हम लोगों के हितों की रक्षा करते हैं, इसलिए हमारा हक है कि हम लोगों से उनकी आय का 10% वसूलें। तो यही जो 10% वसूली है, इसी को सरदेशमुखी कहते हैं। आइए इसको हम आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लो ये है मराठा देश, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर, ये है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की ये भौगोलिक सीमा है। तो ये मराठा साम्राज्य, ये मराठा देश है, ठीक है। और उस देश के, इस देश के वंशानुगत प्रमुख, वंशानुगत प्रमुख का मतलब है देशमुख। देशमुख यानी इस देश के हम हेड हैं, इस मराठा साम्राज्य के हम हेड हैं। और और यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, जो भी मराठा रहते हैं, उन लोगों की उन लोगों की हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। हम सुरक्षा की क्या लेते हैं? गारंटी लेते हैं। तो फिर हमारा हक है कि हम उनसे इसके बदले में 10% की वसूली करें। तो एक तो हम वंशानुगत प्रमुख हैं, है ना। तो प्रमुख होने के नाते, और चूंकि हम प्रमुख हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी जनता का हितों का संरक्षण करें। तो उसके बदले में हमारा भी दायित्व बनता है, या आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप हमें कुछ टैक्स दें। तो इसी टैक्स को बोलते हैं सरदेश मुखी। तो मराठा साम्राज्य की आय का ये अन्य साधन में आता है चौथ और सरदेश मुखी। अब जितने लोग क्लास को देख रहे हैं वो हमें जल्दी से चलिए वॉइस चैटिंग ना करके आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए। आपको ये समझ में आया सरदेश मुखी और चौथ दोनों? किसी को कोई प्रॉब्लम? जितने भी लोग इस समय लाइव हैं, ओके 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 ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये पीसेस में पूछा गया था, सरदेश मुखी और चौथ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब निष्कर्ष ये निकलता है कि मराठा जिस पड़ोसी राज्य से चौथ वसूलते हैं, वो पड़ोसी राज्य मराठों की अधीनता स्वीकार करते हैं, मराठों का उस पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो उन्हीं से ये लोग चौथ की वसूली करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आगे जब हम अभी क्लास को आगे और ले जाएंगे, तब हम आपको वहां पर बताएंगे कि मराठा जहां पर अटैक करेंगे और उनसे कहेंगे अब हम तुमसे चौथ वसूलेंगे, तो जहां जहां चौथ वसूलेंगे वहां वहां मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने समझा चौथ और सरदेश मुखी। अब हम लोग बात करें तो ये मराठों का भू राजस्व व्यवस्था था, ठीक है, जो रेवेन्यू सिस्टम था। तो लैंड रेवेन्यू हमने उसमें देखा, और चौथ और सरदेश मुखी को समझा बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में हमने उसे समझा है। तो जैसे हम लोग जब वैदिक काल पढ़ते हैं, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर कनेक्ट करना चाहेंगे। जो वैदिक काल था ना, ऋग्वैदिक काल, उसमें ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का कबीला होता था उसको जन कहते थे, और जन का जो हेड होता था उसको, जन का हेड जो होता था उसको राजन कहते थे, राजन, ठीक है। और राजन का काम क्या होता था? ये अपने कबीला के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, अपने कबीले के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं।
मतलब ये जो वैदिक काल में लोगों का समूह होता है उसको जन या कबीला बोला जाता था, ठीक है? और किससे सुरक्षा करना कि अगर कोई दूसरा कबीला इस कबीले पर अटैक करे, तो इस कबीले का जो शासक है, जो राजन है, वो अपने कबीले के लोगों को सुरक्षा दे। तो फिर इस राजन को इसके बदले में क्या मिलता था? तो राजन को इसके बदले में कबीले के लोग क्या देते थे? बलि। क्या देते थे? बलि। बलि का मतलब यहाँ पर कोई पशु बलि नहीं है, बलि का मतलब होता है गिफ्ट यानी उपहार। तो इसके बदले में राजा को ये कबीले के लोग क्या देते थे? उपहार देते थे, बलि। यही राजा की आय का प्रमुख साधन होता था वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, उनको पता होगा ये जो जन का हेड होता था राजन, और राजन की इनकम का साधन क्या होता था? उसकी जनता के द्वारा दिया गया उपहार। जनता उपहार क्यों देती थी? क्योंकि राजा अपनी जनता की सुरक्षा की गारंटी लेता था, ठीक है? तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर शासक टैक्स हमसे लेता है, तो टैक्स के बदले हमें फैसिलिटीज भी देता है, सुरक्षा की गारंटी भी लेता है। जैसे आज भारत सरकार अगर हमसे टैक्स वसूलती है, तो टैक्स के बदले हमें कुछ देती होगी, ठीक है? ये चीज है। तो बड़ा सिंपल सी बातें हैं। जैसे आज की जो सरकार है जो करती है, वैसा ही सरकारें मध्यकाल में भी करती थी, प्राचीन काल में भी करती थी। हाँ, शासक की अपनी नीतियां थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती थी। अब डिपेंड करता है कि कैसा शासक शासन कर रहा है। मोदी जी शासन कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह शासन कर रहे थे, तो शासक की नीतियां कैसी हैं? अब मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, है ना? इसका मतलब अभी तक बुरे दिन थे, तो वगैरह वगैरह है, ठीक है? तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं हम लोग सैन्य प्रशासन की। तो जैसा कि आपको पढ़ाया गया है कि शिवाजी ने बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे। शिवाजी ने बहुत सारे सैन्य अभियान किए थे, बहुत सारे आक्रमण शिवाजी ने किए थे। तो आ, आक्रमण तो किस वजह से सफल हुए होंगे? एक मजबूत सेना होगी, तो एक बड़ी सेना शिवाजी के पास रही होगी, जिसकी वजह से शिवाजी ने बहुत सारी विजय हासिल की और मुगलों को भी मुगलों के भी दांत खट्टे कर दिए थे। तो इसका मतलब है शिवाजी के पास एक बड़ी सेना रही होगी, और जब बड़ी सेना रही होगी तो सेना के लिए एक प्रशासन की जरूरत पड़ती होगी, तो उसको कहते हैं हम लोग सैन्य प्रशासन। तो शिवाजी का जो सैन्य प्रशासन था वो कैसा था, इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सैन्य प्रशासन, ठीक है? तो देखिए, आप लोग क्लास को बड़ा धैर्य के साथ पढ़िए और बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखिए, है ना? और लाइव में पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को कोई समस्या है तो वो हमसे डिस्कस कीजिए। आप विश्वास रखिए, हम आपका हाथ पकड़ के आपको वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। ये आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बट ये है कि आप लोग जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक कैसे संभव है, ठीक है? तो जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बड़ी प्रिपरेशन है। इसके साथ आपको धैर्य के साथ लगना पड़ेगा, ठीक है? टाइम लगेगा, चीजें सीखने में आपको टाइम लगेगी, लेकिन जिस दिन आप सीख चुके होंगे चीजों को, और जिस दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन कैसे किए जाए, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जहां तक आप जाना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो एक मार्गदर्शक की जरूरत इसलिए होती है कि वो आपको रोज डायरेक्शन देता है, रोज आपको मार्गदर्शन देता है कि बेटा ऐसे ऐसे आपको पहुंचना है, और जहां आप भटकते हैं वहां आपको सही रास्ता दिखाई जाती है। दूसरा, एक कंटिन्यूटी, जो मतलब सतत प्रयास। तो ऐसे क्या होता है कि अगर आप किसी के मार्गदर्शन में काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप सोचे कि अरे कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अरे किताब रखी तो है, हम बाद में पढ़ लेंगे। तो उससे क्या होता है, आप पीछे होते चले जाते हैं। तो आप किसी के मार्गदर्शन में जब प्रिपरेशन करते हैं, तो जब उसके साथ साथ आप पीछे पीछे लगे रहेंगे, तो आप रोज एक कदम आगे बढ़ाएंगे, रोज एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे लक्ष्य उतना ही नजदीक आता चला जाता है। तो चाहे जितनी इंटरनेट की दुनिया
आ जाए, आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ये आपको एहसास होगा। अगर आप 10 दिन हमारा क्लास अटेंड ना करो, आप देखना 10 दिन में कितने आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि हम रोज हर क्लास में आपको कम से कम एक कदम लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, है ना? ये बहुत जरूरी है, तो इस महत्ता को आप लोग समझिए, ठीक है? तो चलिए खैर हम लोग बात करते हैं सैन्य प्रशासन की, ठीक है? तो शिवाजी का सैन्य प्रशासन क्या था? सेना में कौन-कौन सी चीजें थी शिवाजी की सेना में, है ना? तो उस चीज पर हम लोग बात करते हैं और चलिए तो अब कुछ लोगों को, जो लोग हमारे इस समय लाइव क्लास में हैं, इसका मतलब वो मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी महत्ता को समझ रहे हैं, एक मार्गदर्शक की महत्ता को समझ रहे हैं, इसलिए वो क्लास में हैं। या कुछ लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी है, ठीक है? तो खैर, तो सैन्य प्रशासन सेना में कौन कौन था? तो इनके सैन्य प्रशासन में दुर्ग यानी जो किले थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। जैसे मैंने आपको बताया ना, शिवाजी के 35 किले थे, पुरंदर की संधि से 23 किले मुगलों ने छीन लिए, तो किलों का बड़ा योगदान होता था, ठीक है, सैन्य प्रशासन में। तो किलों में भी सेना रहती थी, तो दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे सैन्य प्रशासन के। फिर इसके बाद इनमें तोप खाना आता है, तोप खाना, इसका बहुत बड़ा रोल था, है ना? किलों की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपों का प्रयोग किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो तोप खाना का बड़ा रोल था। इसके अलावा इनकी शिवाजी की नौसेना भी थी, शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी, नेवी भी थी शिवाजी के पास। इसके अलावा घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना, हॉर्स मैन जो थे, घुड़सवार, घुड़सवार जो इनके सिपाही थे। इसके अलावा पैदल, है ना, जो पैदल सेना थी, पैदल सैन्य टुकड़ी थी, उसका बहुत बड़ा रोल था। तो शिवाजी की सेना में इतनी चीजें थी, ठीक है? अब इन चीजों में सबसे बड़ा रोल था घुड़सवार सेना और पैदल सेना का। ये शिवाजी की प्रमुख सेना थी, ये प्रमुख सेना, ये प्रमुख थी शिवाजी, बाकी ये भी थे, ठीक है? और जो फोर्ट थे, किले थे, दुर्ग थे, उनका भी अपना रोल था। तो सेना का मुख्य भाग कौन था? ये प्रमुख था, ये मुख्य पार्ट था आर्मी का, ठीक है? ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैं कहीं पर हाथियों वाली सेना नहीं बताई है। तो शिवाजी के साम्राज्य में हस्ती सेना का, हाथियों की जो सेना थी, उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि शिवाजी जैसे क्षेत्र में रहते थे, शिवाजी जो, या जो मराठे थे, ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में रहते हैं, और वहां पर पहाड़ी और पठारी क्षेत्र था। कैसा था? पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। तो पहाड़ियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पठार है, फिर नीची जमीन है, तो उसमें हाथी ऊपर नीचे नहीं चढ़ पाएंगे, हाथी पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, है ना, पठार पर नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन घोड़ा तो दौड़ के चल जाएगा, है ना? तो एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर आपको रथ सेना नहीं बताई है। चैरियट जो वॉरियर है, जो रथ योद्धा है, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि रथों को पहाड़ों और पठारों पर चढ़ाना मुश्किल था, तो इसलिए रथ सेना भी यहाँ पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो हाथियों वाली आर्मी यहाँ पर नहीं है, और ना ही रथ सेना है। तो घुड़सवार और पैदल, ये तो सेना कहीं भी चढ़ जाएगी पहाड़ी पठारों पर, तो ये वार करेगी। तो ध्यान रखिएगा कि शिवाजी की सेना में कौन कौन शामिल है, ठीक है? और मेन रोल मुख्य भाग सेना का घुड़सवार और पैदल है। अब आप देखिएगा, इनके जो घुड़सवार सेना थी, इसके दो पार्ट थे। जो घुड़सवार सेना थी, इसके दो भाग थे। घुड़सवार सेना, इसके दो भाग थे, दो भाग। एक था बारगीर और एक था सिलेदार, बारगीर और दूसरे थे सिलेदार, है ना? इस चीज को आपको समझना है। तो बारगीर सैनिक और सिलेदार सैनिक, जो बारगीर सैनिक थे, इन्हें राज्य की ओर घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, है ना, ये वाले। इन्हें राज्य की ओर से, राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र प्रदान किए जाते थे, घोड़े और शस्त्र
प्रदान किए जाते थे। जैसे आज हम लोग अगर सेना में भर्ती होते हैं, तो जब हम सेना में सेलेक्ट हो जाते हैं तो सरकार हमें हथियार वगैरह देती है, ठीक है? वैसे ही थे। दूसरे जो सिलेदार सैनिक होते थे जो सिलेदार सैनिक होते थे, इनको सरकार की तरफ से घोड़े और शस्त्र नहीं दिए जाते थे, इनको अपनी तरफ से घोड़े लेके जाना पड़ता था। तो अगर सेना में नौकरी करनी है, तो ये वाला जो पार्ट है सिलेदार सैनिक, ये अपने साथ घोड़ा लेकर भी जाते थे, तो घोड़े के साथ इनकी भर्ती होती थी। तो इन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र नहीं दिए जाते थे। ये स्वतंत्र सैनिक होते थे जो अपने अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे, है ना? तो ये वाले कैसे थे? ये स्वतंत्र सैनिक थे, स्वतंत्र सैनिक, ये स्वतंत्र सैनिक थे। और और ये अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करते थे। अस्त्र शस्त्र की यानी हथियारों की व्यवस्था स्वयं करते थे। व्यवस्था इन्हें स्वयं करनी होती थी, स्वयं करते थे। तो शिवाजी का जो घुड़सवार सेना था उसके दो हिस्से थे, है ना? उसके दो हिस्से थे। और उन दो हिस्सों में जो बारगीर थे वो कौन थे? बारगीर सोल्जर। और जो सिलेदार सोल्जर थे वो कौन थे? ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप कि आई होगी, क्योंकि मैं पढ़ा ही इस तरीके से रहा हूं कि आपको एक एक चीज यहां दिमाग में फीड होती चली जाए। ठीक है? इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ाया जा रहा है। तो आपको अगर जरा भी विश्वास है रविंद्र सर के ऊपर कि वो मेरा हाथ पकड़ के वहां तक ले जाएंगे, तो जरूर हमसे जुड़िए, ठीक है? और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक? तो इतनी बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो फटाफट आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, यस और नो। अगर समझ में आया तो वाई, और नहीं समझ में आया तो एन। पूरा मत लिखिए, शॉर्ट में मैसेज कीजिए जल्दी से। ओके 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 ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मैं आपको इस तरीके से समझा पा रहा हूं, एक बहुत अच्छी बात है कि कम्युनिकेशन भी हम लोगों का हो रहा है। तो हम क्लास को पढ़ाने, अभी जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे, वॉइस चैटिंग का ऑप्शन देंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हम और आप आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी समझाया है सेना में, वो कॉन्सेप्ट आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्ट पर खेलता है, वो फैक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है। हालांकि हमें पीसेस के लिए कुछ फैक्चुअल बातें भी जाननी है, ठीक है? अब इसमें इस सेना का थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें सेना का एक स्ट्रक्चर, चूंकि एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो पूरा सैन्य संरचना हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, शिवाजी की या मराठों की। ठीक है? तो इसमें सबसे नीचे सेना में जो अधिकारी होता था वो हवलदार होता था। ठीक है? हवलदार, आज भी हम इस शब्द को यूज करते हैं, हवलदार। तो जो ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये मराठवाड़ा क्षेत्र की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मराठों का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। और जो बेसिकली महाराष्ट्र से, जैसे रिया सिंह है, ये महाराष्ट्र से हैं, तो इन्हें और भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वहां का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। ठीक है? इसके ऊपर जो अधिकारी होता था उसको कहते थे जुमलादार, जुमलादार। ठीक है? और फिर जुमलादार के ऊपर फिर अधिकारी होता था एक हजारी। क्या बोलते थे उसको? एक हजारी। मराठों की हम लोग सेना के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसके ऊपर होता था पंच हजारी, पंच हजारी। ठीक है? पंच हजारी। और इसके ऊपर होता था सर ए नौबत, सर ए नौबत, सर ए नौबत। देखिए, इसका आपको नोट्स हम बहुत जल्दी दे देंगे, आज या कल में नोट्स हम दे देंगे, क्योंकि इसमें जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स हम स्वयं बनाते हैं। ठीक है? तो इसका नोट्स हमने हिंदी में टाइप कर दिया है, उसको बस ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो बाइलिंगुअल नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा आज या कल में। ठीक है?
तो कहीं पर कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सर ए नौबत वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सर ए नौबत वाला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जो नोट्स हम लोग मैं टाइप करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम ही पूरा टाइप करते हैं, हम बैठते हैं और टाइपिस्ट को पूरा बताते हैं, अपने मार्गदर्शन में उससे टाइप करवाते हैं। इसके बाद फिर हम ट्रांसलेट खुद करते हैं और फिर वो इंग्लिश में टाइप करता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो वहां पर कोई नोट्स में कहीं कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। तो इसमें जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको सर ए नौबत कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मराठों की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था जो सबसे ऊपर है? कौन? सर ए नौबत। ध्यान रखिएगा। ये वीडियो क्वालिटी दिख रही है सही से? वीडियो एक बार बोलिएगा, यस और नो, वाई और एन। वीडियो की क्वालिटी आपको सही दिख रही है? जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपको सही दिख रहा है? ओके, चलिए ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, तो मैं सभी का चैट दे देता हूँ। ओके, हम्म। तो अब सर ए नौबत के नीचे कौन होता था? पंच हजारी, ठीक है। और पंच हजारी के अंडर में कौन होता था? एक हजारी। और एक हजारी के अंडर में कौन होता था? जुमलादार। और जुमलादार के नीचे कौन होता था? हवलदार। तो सबसे बड़ा सेना का अधिकारी सर ए नौबत और सबसे छोटा सेना का अधिकारी हवलदार। क्लियर इस बात को? ये जो हवलदार होता था इसके अंडर में 25 घुड़सवार रहते थे। इसके अंडर में कितने रहते थे? 25 घुड़सवार। 25 घुड़सवार, ठीक है। तो इसके अंडर में 25 घुड़सवार रहते थे, यानी 25 हॉर्स राइडर। कितने रहते थे? 25 हॉर्स राइडर इसके अंडर में रहते थे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसकी जिम्मेदारी क्या होती थी कि 25 हॉर्स राइडर की ये देखभाल करेगा, ठीक है। और इस जुमलादार के अंडर में, देखिए हमने बताया कि जुमलादार के अंडर में हवलदार होता था। तो एक जुमलादार के अंडर में कितने हवलदार रहते होंगे? तो इसके अंडर में 5 हवलदार रहते होंगे। कितने? 5 हवलदार। एक हवलदार के अंडर में 25 घुड़सवार हॉर्स राइडर, तो 5 के अंडर में 125 घुड़सवार। इसका मतलब है जुमलादार के अंडर में 125 घुड़सवार काम करते होंगे। क्लियर? ठीक है। और इस एक हजारी के अंडर में कितने जुमलादार होते होंगे? 10 जुमलादार। कितने होते थे? 10 जुमलादार, ठीक है। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे कि उस टाइम में इनको क्या अधिकारियों को बोला जाता था, मराठे इन्हें क्या नाम देते थे। क्लियर? तो ये चीजें जब इसको आप 2-4 बार देखोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई चीज एक बार जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं क्लियर होती हैं, तो उसको हम दोबारा पढ़ेंगे। इसीलिए इसका रिकॉर्डेड रहता है ना। इसकी रिकॉर्डिंग रहती है कि आप बार बार उसे देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसे देख सकते हैं। हालांकि इस पर अभी हमारा एक प्लेटफॉर्म और बन रहा है, हमारा पर्सनल प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो वो रविंद्राज इंस्टीट्यूट के नाम से ही प्ले स्टोर पर रहेगा। तो उस पर्सनल प्लेटफॉर्म पे हम 15 दिन बाद क्लासेस शिफ्ट कर देंगे, तो वहां पर और भी चीजें हम आपको जो क्वालिटी है और भी कुछ चीजें हैं वो हम आपको और दे पाएंगे, ठीक है। तो एक हजारी के अंदर कितने जुमलादार होते थे? 10 जुमलादार होते थे। ओके। अब इसके ऊपर जो पंच हजारी है, पंच हजारी इसे हम 5 हजारी भी कहते हैं। इसके अंडर में कितने एक हजारी रहते थे? 5 रहते थे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पंच हजारी। और फिर जितने भी पंच हजारी अधिकारी होते थे वो सभी के सभी सर ए नौबत के अंडर में काम करते थे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके। तो देखिए क्लास को हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि एक एक चीज आपको समझ में आए। टाइम लगेगा लेकिन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे चीजों को। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो पंच हजारी सर नौबत के अधीन होते थे। सर नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। तो संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था मराठों में? तो वो होता था
सर ए नौबत। इतनी बार हमने बोला है सर ए नौबत का नाम, आपको बिल्कुल रट गया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर था मराठों की सेना का। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मराठों की सेना में जो दुर्ग होते थे उनका क्या रोल होता था। जो दुर्ग होते थे, फोर्ट होते थे, इनका सैन्य जो योगदान होता था दुर्गों का, वो क्या होता था, उनका क्या रोल होता था। तो इसमें जो दुर्ग होते थे ये मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे। ये मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण होते थे, विशिष्ट लक्षण होते थे, ठीक है। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण होते थे और इनकी देखरेख के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। दुर्गों की या किलों की देखरेख के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ पर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति होती थी किलों में, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। वो अधिकारी कौन थे उस पर हम यहाँ बात करेंगे। तो किलों के प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते थे, तो यहाँ पर भी हवलदार का अपॉइंटमेंट होता, वही हवलदार है, हवलदार। तो जो हवलदार होता था ये किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो इसको दिया जाता था। किले की सुरक्षा व्यवस्था है ना, तो किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व इन्हें दिया जाता था। तो किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके पास होता था, हवलदार के पास होता था। और ये मराठा जाति का होता था, है ना, इसको मराठा जाति से भर्ती किया जाता था। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, शिवाजी की जो सेना थी उसमें विभिन्न जातियों को मौका दिया जाता था। क्यों? क्योंकि एक ही जाति के लोग अगर उसमें भर्ती कर दिए जाएंगे तो उनकी एक कम्युनिटी बन जाएगी, और कम्युनिटी बन जाएगी तो वो बड़े पावरफुल हो जाएंगे। तो हो सकता है कि कभी वो शासक के खिलाफ ही षड्यंत्र कर सकते थे। इसलिए शिवाजी क्या करते थे, विभिन्न जातियों से इन्हें भर्ती करते थे। तो जो किलों में हवलदार नियुक्त किए जाते थे वो मराठा जाति से किए जाते थे। तो क्या काम था इनका, किले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती थी। इसके बाद यहाँ पर एक सूबेदार नाम का अधिकारी नियुक्त किया जाता था, सूबेदार, ठीक है, किले में। तो सूबेदार क्या होता था, किले के नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था। किले में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, नागरिक प्रशासन, उसकी देखरेख ये करता था। तो किले के नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी इसके पास थी। तो नागरिक प्रशासन का उत्तरदायित्व था इसके पास, नागरिक प्रशासन का उत्तरदायित्व था, ठीक है। और ये ब्राह्मण जाति से भर्ती किया जाता था। ये किससे भर्ती किया जाता था, ब्राह्मण जाति से इसे भर्ती किया जाता था। तो हवलदार मराठा जाति से होता था और सूबेदार ब्राह्मण जाति से होता था। फिर इसमें कारकुन होता था, किलों में एक होता था कारकुन, ठीक है। ये क्या करता था, ये किले के गोदाम का अधिकारी होता था। किले के गोदाम का अधिकारी, किले के गोदाम का अधिकारी, ये किले के गोदाम का अधिकारी होता था। ओके, तो ये ओके, क्लियर। चलो, तो गोदाम का अधिकारी होता था, उसका कार्यभार देखता था। और ये कायस्थ जाति से होता था। किस जाति से होता था, कायस्थ जाति। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लेकिन आपको सभी कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना कि हवलदार, सूबेदार, कारकुन, ये सब किले में अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि शिवाजी जो थे वो विभिन्न जातियों से अधिकारियों की नियुक्ति करते थे ताकि संतुलन स्थापित रहे, कोई एक कम्युनिटी ना बन जाए उनके अंदर, ठीक है, चेक एंड बैलेंस होता रहे। तो इसका मतलब है जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो उसमें एक जाति के लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है, विभिन्न जातियों के लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए। ये सीखना है आपको शिवाजी के प्रशासन से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इनके पास नौसेना की क्या स्थिति थी,
तो शिवाजी के पास एक नौसेना थी, ठीक है, और इस नौसेना में बताया जाता 400 नावें थी। कितनी थी? 400 बोट्स। इनका जो इनकी जो आर्टिलरी थी, जो इनका बेड़ा था, नौसैनिक बेड़ा, उसमें कितने नावें थी? 800 नावें थी, ठीक है। तो ये कभी कभी कुछ नौसेना का भी प्रयोग कर लेते थे, कभी किसी आइलैंड वाइलैंड पर आक्रमण करना हुआ तो वहां पर। तो इनके कुछ नौसैनिक अड्डे थे, जैसे आज हमारे भारत सरकार है, इसकी जो आर्मी मतलब नेवी है, उसके रुकने के जो स्थान है, ठीक है, तो इनके कुछ नौसैनिक अड्डे थे। तो शिवाजी ने नौसैनिक अड्डे बना रखे थे, नौसैनिक अड्डे। तो शिवाजी की नौसेना कहाँ कहाँ थी? तो इनके 4 नौसैनिक अड्डा थे, कोलाबा, कल्याण, भिवंडी, 3 है ना। कोलाबा, कोलाबा, कल्याण, कल्याण महाराष्ट्र में पड़ता है, और भिवंडी, ये इनके नौसैनिक अड्डे थे शिवाजी के, ठीक है। तो ये थी इनकी नौसेना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कुछ एक और, जो पैदल सैनिक थे ना, पैदल सैनिक, पता है ना आपको? तो शिवाजी की सेना का जो प्रमुख भाग था वो घुड़सवार, हॉर्स राइडर और जो पैदल वाले थे, ठीक। तो उसमें थे पाइक। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पाइक कौन थे? तो पाइक जो थे ये पैदल सैनिक होते थे, ये पैदल सैनिक, ये क्या थे? ये पैदल सैनिक होते थे। तो पाइक, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री जब अभी और आगे हम पढ़ेंगे, तो पाइक किसान भी थे, पाइक किसान भी थे। आगे पाइक किसानों का विद्रोह हुआ था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये पाइक लोग जो थे, ये शिवाजी की या मराठों की सेना का जो पैदल टुकड़ी होता था, उसे बोला जाता था। फिर इसमें एक मावली सैनिक होते थे, मावली सैनिक, सेना में मावली सैनिक भी होते थे। तो मावली सैनिक कौन होते थे? ये शिवाजी के अंगरक्षक होते थे। क्या होते थे? शिवाजी के, और शिवाजी क्या थे? छत्रपति, यानी छत्रपति। तो जो मराठा किंग होता है छत्रपति, तो ये शिवाजी या छत्रपति के क्या होते थे? अंग रक्षक, ये अंग रक्षक होते थे, ठीक। जैसे इस समय मोदी जी के अंग रक्षक होते हैं बॉडीगार्ड, वो ब्लैक कमांडो है ना, वो जरा देर में पलक झपकते ही दुश्मन के ठीक है, काम तमाम कर देते हैं। तो जो शासक होता है वो अपनी खुद की एक पर्सनल मतलब जो बॉडी गार्ड होते हैं उनको लेके चलते हैं। तो जो मावली सैनिक होते थे, ये विशेष प्रकार के सैनिक होते थे, ये काफी एक्टिव होते थे, काफी खतरनाक होते थे। इनको मावली सैनिक कहते हैं, शिवाजी के अंगरक्षक, ठीक है। तो आई होप कि सैन्य प्रशासन के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार तो चैट पे आप बता दीजिए कि आपको ये पूरा क्लियर है। ओके, 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 चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्याय प्रशासन की। चूंकि पूरा साम्राज्य है ना, तो हर प्रकार का प्रशासन चल रहा होगा, तो न्याय प्रशासन की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। सर क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, शिवाजी का या मराठों का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर करते हैं। सर क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि शिवाजी की जो अष्टप्रधान थी, शिवाजी की जो अष्टप्रधान थी उसमें एक न्यायाधीश भी होता था। तो आपको पता था कि शिवाजी के बाद वो न्यायाधीश होता था, और लेकिन जो फाइनल डिसीजन होते थे वो शिवाजी या छत्रपति के द्वारा लिए जाते थे। इसका मतलब ये है कि शिवाजी जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय थे, आपको बताया था हमने। तो यहाँ पर शिवाजी, जब हम बोले शिवाजी, तो शिवाजी का मतलब हुआ यहाँ पर छत्रपति, और छत्रपति क्या है?
छत्रपति एक्चुअली मराठा किंग है, तो जो मराठा किंग होता है उसको छत्रपति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये छत्रपति, तो जब शिवाजी होंगे तो शिवाजी छत्रपति, शिवाजी के बाद उनका लड़का संभाजी आएगा तो संभाजी छत्रपति बन जाएगा, तो राजा राम छत्रपति बन जाएंगे। क्लास 4 बजे से स्टार्ट हुई है, आज क्लास एक्चुअल में 4 बजे स्टार्ट हुई है, मुझे कहीं जाना था तो इसलिए 4 बजे क्लास को स्टार्ट कर दिया था। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं लाइव वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। और देखिए ऑनलाइन की खूबसूरती यही होती है कि आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और ये छुट्टी रहती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो हम पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास के ये फायदे होते हैं, कैसा भी मौसम खराब हो, कुछ भी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी केबल हो, आप कभी भी पढ़ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो आज क्लास 4 बजे थी, लेकिन कल अपने सेम टाइम पे रहेगी 7 बजे, ओके। चलो, तो शिवाजी छत्रपति ये क्या होते थे, ये होते थे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन होती है कि जब मामला उस संस्था के पास जाए और उस संस्था के द्वारा दिए गए निर्णय ही सुप्रीम हो, उसके बाद कहीं पर अपील ना हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो शिवाजी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इसके नीचे और भी न्यायाधीश होंगे। तो शिवाजी न्यायाधीश और पंडित राव की सहायता से निर्णय करते थे। तो इसके न्याय निर्णय में सहायता कौन करता था, ठीक है, न्यायाधीश जो अष्टप्रधान में होता था, न्यायाधीश और पंडित राव, ये भी तो होता था ना अष्टप्रधान में। पंडित राव पंडित राव की सहायता से न्याय करते थे, ओके, ठीक है। तो इनके ये सहयोगी थे, न्यायाधीश और पंडित राव। वैसे भी भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इंटीग्रेटेड है, आज भी है, और शुरू से इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है। इसके बाद शिवाजी का जो न्यायालय होता था उसको धर्म सभा कहा जाता था। शिवाजी का न्यायालय क्या कहलाता था, न्यायालय क्या कहलाता था, धर्म सभा। शिवाजी के न्यायालय को धर्म सभा कहते थे। इसके और भी नाम है, इसे हुजूर हाजिर मजलिस भी कहते थे, हुजूर हाजिर हुजूर हाजिर मजलिस, हुजूर हाजिर मजलिस भी कहा जाता था शिवाजी का जो न्यायालय था उसे, ठीक है। अब जो प्रांतीय और महाल स्तर पर न्याय कौन करता था, प्रांतीय स्तर पर यानी प्रांत और महाल स्तर पर, ये महाल क्या होता है थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। तो महाल स्तर पर न्याय कौन करता था, तो इसके लिए मजलिस हुआ करती थी, उसे सभा बोलते थे, ठीक है। महाल स्तर पर न्याय के लिए क्या होती थी, मजलिस, मजलिस, अरे मजलिस हुआ करती थी, इसे सभा बोलते थे, मजलिस को क्या बोलते थे, सभा। ये न्यायिक कार्य देखता था। फिर उसके नीचे और जाएं, अगर गांवों में जाएं, इसके नीचे हम लोग गांव में जाएं, मराठा प्रशासन में गांव, तो गांव के स्तर पर न्यायिक व्यवस्था कौन संभालता था, तो गांव के स्तर पर न्यायिक व्यवस्था संभालने में पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर कौन होती थी, पंचायतें, ठीक है, ये जुडिशियल वर्क करती थी। और गांव के आपराधिक मामलों की जो क्रिमिनल केसेस होते थे उनकी सुनवाई कौन करता था, तो गांव में जो आपराधिक मामले होते थे, गांव स्तर पर गांव में क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामले की सुनवाई पाटिल करते थे, कौन करते थे, पाटिल। पाटिल ये गांव के हेड होते थे ना, पाटिल, तो पाटिल करते थे। महाराष्ट्र में आज भी पाटिल होते हैं जिनको पटेल भी कहते हैं, ठीक है, पाटिल या पटेल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांव के स्तर पर कौन न्यायिक व्यवस्था देखता था, पाटिल या पटेल, ओके। कितना टाइम,
तो सुरुचि, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप नहीं कर पाया था, लेकिन हमने ऐप में नोटिस बोर्ड में डाल दिया था कि क्लास शुरू होने जा रही है। आज थोड़ा सा क्लास हमने पहले पढ़ाया है, चूंकि मुझे कहीं जाना था, इस वजह से। देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर किसी का छूट गया है तो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनकी शिवाजी की जो धार्मिक नीति है। तो धार्मिक नीति में कुछ खास नहीं है, धार्मिक नीति में कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा आपको। बस इतना जान लीजिएगा कि शिवाजी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि शिवाजी अपने आप को हिंदू धर्मोद्धारक कहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे धर्मों के प्रति कट्टर थे, ऐसा नहीं है। तो ये दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे, भले ही ये, तो आपको हमने बताया था कि हिंदू धर्मोद्धारक का जो इन्होंने स्लोगन दिया था, वो एक्चुअल में इनका राजनीतिक था, है ना, पॉलिटिक्स से, है ना, पॉलिटिकली इंस्पायर्ड था वो, ठीक है, राजनीति से प्रेरित था। तो शिवाजी कोई कट्टर शासक नहीं थे, ठीक है। वो हिंदू धर्मोद्धारक का जो उन्होंने व्रत लिया था, गाय की रक्षा का व्रत लिया था, ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया था, बेसिकली वो राजनीति से प्रेरित था। तो ये धार्मिक मामले में ये सहिष्णु थे, ठीक है, दूसरे धर्मों के प्रति कट्टर नहीं थे। तो शिवाजी धर्म सहिष्णु थे। और इतिहासकार एक खाफी खां होता है, जो आप जान ही रहे, ये एक मुस्लिम इतिहासकार था, खाफी खां। ये शिवाजी का एक्चुअल में विरोधी था, ये शिवाजी का विरोधी था, लेकिन शिवाजी की जो धार्मिक नीति थी उसकी ये प्रशंसा करता था। तो जब एक विरोधी धार्मिक नीति की प्रशंसा करता है, तो इसका मतलब है शिवाजी धार्मिक दृष्टि से कट्टर नहीं थे, वो एक सहिष्णु शासक थे। तो काफी खां ने, जो उनका कटु आलोचक था, उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा की है, ठीक है। तो इस तरीके, लेकिन कुछ जो उस टाइम के इतिहासकार थे, शासक थे, वो शिवाजी की आलोचना भी करते थे। औरंगजेब और शिवाजी का तो 36 का आंकड़ा रहता था। तो औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। क्या कहता था? जैसे पहाड़ में, महाराष्ट्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, कहता पहाड़ में छिपने वाला जो चूहा है, तो पहाड़ी चूहा शिवाजी को बोलता था औरंगजेब, ठीक है। और एक इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार है B.A. स्मिथ। ये B.A. स्मिथ जो है, ये काफी टिप्पणियां करता रहता है भारतीय शासकों पर। ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलता है ना। B.A. स्मिथ क्या कहता है? समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। ये शिवाजी के बारे में बोलता है, कहता है कि शिवाजी का जो राज्य था, ये डाकुओं का राज्य था। ये क्या कहता है? शिवाजी के राज्य को ये डाकू राज्य कहता है ना। कहता है कि ये लोग डाकू थे, ये लुटेरे थे, ऐसा बोलता है। जबकि वो कोई लुटेरे उटेरे नहीं थे, है ना। जो एक शासक के लिए जो उस समय की जरूरतें हैं, वो उसके लिए काम करता है। तो अटैक करेगा तो वहां से धन मिलेगा तो ले आएगा, ऐसा थोड़ी ना उसको दे आएगा। तो उसको ये लुटेरा कहता है, ठीक। तो वगैरह वगैरह, खैर बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, ये इसे कुछ न कुछ बोलते हैं, ठीक है। जदुनाथ सरकार इनको राष्ट्र निर्माता कहते हैं, जब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जो एक जदुनाथ सरकार या यदुनाथ सरकार, ये मराठा हिस्ट्री पर इन्होंने बहुत काम किया है, इंडियन हिस्टोरियन है, भारतीय इतिहासकार है। क्या नाम है? जदुनाथ सरकार। ये शिवाजी को क्या बोलते हैं? एक राष्ट्र निर्माता बोलते हैं। काफी प्रशंसा करते हैं ये शिवाजी की, ठीक है। तो ये हमने पूरा पढ़ा, शिवाजी का प्रशासन बहुत अच्छे से हमने कवर किया। और ये आज हमारा तीसरा लेक्चर था मराठों पर। पूरा पूरा मराठा साम्राज्य फिनिश होगा A to Z, और अंग्रेज मराठा साम्राज्य को कैसे जीतेंगे, यहां तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और अभी कम से कम 2 लेक्चर और होंगे, तो पूरा जो फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं कल हम लोग अपने टाइम पर, शाम को 7 बजे। लेक्चर कैसा रहा आप लोग एक बार चैट पर बता दीजिए। और अगर अच्छा रहा तो एक मुस्कुराता हुआ इमोजी जरूर डाल दीजिए, और खराब रहा तो रोता हुआ डाल दीजिए। ओके, ओके।
ओके, ओके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल हम लोग 7 बजे।